आज हम चर्चा करेंगे उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद पे चर्चा से पहले थोड़ी हम चर्चा कर लेना चाहेंगे आधुनिकतावाद पे, मॉडर्निज्म। और मॉडर्निज्म पे चर्चा करने से पहले थोड़ी हम चर्चा करना चाहेंगे पूर्व आधुनिकतावाद, प्री मॉडर्निज्म। तो थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। 17वीं शताब्दी तक, यानी 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के एक समय को पूर्व आधुनिकतावाद कहा गया। 17वीं शताब्दी के पूर्व तक प्री मॉडर्निज्म, पूर्व आधुनिकता का काल कहा गया। तो 17वीं शताब्दी के पूर्व तक प्री मॉडर्निज्म या पूर्व आधुनिकता का काल कहा गया। ये वो काल रहा जब धर्म का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीति हो, कला हो, साहित्य हो, दर्शन हो, चिंतन हो, हर क्षेत्र में उसका प्रभाव रहा। धर्म का तात्पर्य वहां था विश्वास से, और विश्वास का तात्पर्य था आंख मूंद के मानने से कि ईश्वर ने जो कहा है यह ईश्वर की वाणी है, इसे हमें आंख मूंद के मानना है। तो ईश्वर तो कोई चीज कहने आएंगे नहीं, स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो प्रतिनिधि चर्च हो, फादर हो, वो जो कह दें वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, वो जो कह दें उसे हमें आंख मूंद करके मानना है। ये पूर्व आधुनिकता काल की बात है जो 16वीं शताब्दी तक चली, यानी 17वीं शताब्दी के पहले तक। विश्वास, जिसे आज हम अंधविश्वास कहते हैं, वास्तव में आज हम अंधविश्वास तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनका पूरा विश्वास था कि ईश्वर, धर्म ईश्वर के नियमों, आदेशों की व्यवस्था है, और जो वो कहें हमको वही मान लेना है। हमें कोई तर्क नहीं करना, कोई कारण नहीं जानना है, कोई अपना कुछ उसमें शामिल नहीं करना है। बुद्धि विवेक, विश्वास पर आधारित समाज, सारी व्यवस्था विश्वास पे आधारित थी। आंख मूंद के उसके मान लेना कि ये ठीक है, ये ठीक है। यहां तक हम पूर्व आधुनिकता की बात करते हैं 16वीं शताब्दी तक। 17वीं शताब्दी से इस विचारधारा का खंडन हुआ, और सबसे पहले इस विचारधारा को बल दिया फ्रांसिस बेकन ने, और उनके साथ साथ बहुत सारे लेखकों, चिंतकों ने, कि हमें विवेक पर, बुद्धि पर, तर्क पर, विज्ञान पर बल देना है, हमें आंख मूंद के कोई चीज मान नहीं लेनी है। और यहीं से आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है, मॉडर्निज्म यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है कि हमें कोई चीज आंख मूंद के नहीं माननी है, बल्कि हमें तर्क के आधार पे, विवेक के आधार पे, सत्य की कसौटी पर कसना है, तब हमें मानना है। हमें वैज्ञानिक पद्धति से उस चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या यह सत्य है कि नहीं है, और यहीं से आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी से। सबके लिए एक नियम बनाए गए, सार्वभौमिक नियम, सबके नियम, सबके लिए सत्य, एक तरह की व्यवस्था बनाई गई कि ये चीजें सत्य हैं, इसको विवेक पे, तर्क की कसौटी पर देखा गया है, जांचा गया है, परखा गया है। दिस इज टेस्टेड एंड ओके। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मशीनों पे लिख दिया जाता है टेस्टेड एंड ओके, तो टेस्टेड एंड ओके है, एकदम बिल्कुल सही है। इसको चेक किया गया विवेक की कसौटी पे, विज्ञान की धारा की कसौटी पे, तर्क की कसौटी पे, बुद्ध की कसौटी पे,
और ये सभी के लिए मान्य है, पूरी दुनिया के लिए मान्य है, सभी समाजों के लिए मान्य है। क्योंकि आधुनिकतावादियों का मानना है कि दुनिया के अलग अलग समाजों में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और हो सकती हैं। संस्कृति अलग, पहचान अलग, भाषा अलग, सोच अलग, व्यवस्था अलग, लेकिन सब में कुछ मूलभूत एकता है। कुछ में ऐसा कुछ मूल तत्व है जो सब में एक है, कुछ सार्वभौमिक है, और यह सार्वभौमिक सत्य सभी के लिए है। तो सार्वभौमिकता का, एक यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रतिपादन किया गया कि सभी को इसकी बात क्यों माननी है। विज्ञान की कसौटी पर उसको कसा गया, जांचा गया, परखा गया और वैज्ञानिक सिद्धांत लाए गए कि भाई ये सिद्धांत आया, ये तर्क की कसौटी पे, विवेक की कसौटी पे, बुद्धि की कसौटी पे, ज्ञान की कसौटी पे, विज्ञान की पद्धति की कसौटी पे सत्य है और पूरी दुनिया इसको माने। पश्चिमी देशों ने इसको एक मॉडल बना दिया, पश्चिमी का मॉडल, कि अगर ये चीजें हमारे यहां सफल हैं तो पूरी दुनिया के लिए सफल है और सारे लोग इसे माने, जाने, माने, इसका समर्थन करें। ये सार्वभौमिक है, इसमें एक रूपता है, सभी जगह ये एक समान रहेगा, एक रूपता रहेगा, जो विज्ञान के सिद्धांत में होता है कि एक रूपता होती है, सार्वभौमिकता होती है। ये सब कुछ विवेक और तर्क में कसा गया है। ये चला 19वीं शताब्दी तक। 20वीं शताब्दी में उत्तर आधुनिकता का स्वरूप आया। उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी 17वीं शताब्दी के पहले तक प्री मॉडर्निज्म, पूर्व आधुनिकता का काल, 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के समाप्त तक आधुनिकता का काल, मॉडर्निज्म एरा, मॉडर्निज्म टाइम, एंड आफ्टर देन 20वीं शताब्दी से पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम शुरू हुआ, उत्तर आधुनिकता काल शुरू हुआ, जिसने इस बात पर बल दिया कि कोई भी सत्य सभी समाज के लिए एक नहीं हो सकता है। कोई भी विचार, कोई भी सत्य समय के साथ, समाज के साथ बदलता है। सबके अपने अपने सत्य हैं, सबके अपने अपने विवेक हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने बुद्धि हैं, और कोई सिद्धांत, कोई बुद्धि पूरी दुनिया के स्तर पर किसी पे थोपा नहीं जा सकता है। तर्क अच्छी चीज है, उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा तर्क अच्छी चीज है, बुद्धि अच्छी चीज है, विवेक अच्छी चीज है, लेकिन उसे हम सार्वभौमिक बना दें, यह खराब है। क्योंकि प्रत्येक विचारधारा उस समाज के परिस्थितियों की उपज होता है, वहां की संस्कृति, वहां का रहन सहन, वहां की भाषा, वहां का चिंतन, वहां की रूपरेखा, वहां की परिस्थितियां, वहां की स्थितियां अलग अलग होती हैं, और अलग अलग सबके लिए सत्य भी होता है। सबके लिए अलग अलग विवेक और बुद्धि का आधार होता है, और हर समाज अपने हिसाब से उन बुद्धि और विवेक के आधार पर, उन परिस्थितियों के अनुसार उन विचारों को कसता और जांचता है। इस नाते वो सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता है, उसमें विभिन्नता है, क्योंकि पूरी संसार में विभिन्नता है, हर समाजों में विभिन्नता है, डाइवर्सिटी हर जगह पाई जाती है। तो जब विभिन्नता हर जगह पाई जाएगी तो सत्य भी अपने अपने जगह के अनुसार, अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार बदलेगा। यानी सत्य सापेक्ष होता है, सत्य सापेक्ष होता है, सार्वभौमिक नहीं, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब हुआ उसका तुलना की जा सकती है, उसमें अंतर आ सकता है, उसमें भिन्नता हो सकती है, वो सभी के लिए समान नहीं हो सकता है, सभी के लिए एक रूप नहीं हो सकता है, उसकी अलग अलग सबके लिए परिभाषा और परिमाण होगा। सापेक्ष का मतलब होता है कि उसकी तुलना की जा सकती है, इसके पहले कैसा था, इसके बाद कैसा है। मुझे प्यास लगी है, मैंने एक गिलास पानी पिया, फिर मैं दूसरा गिलास पानी पीना चाहता हूं, लेकिन दोनों गिलास के पानी के महत्व में, सापेक्षता में अंतर है। पहले गिलास के पानी का महत्व ज्यादा है, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी और मुझे पहले गिलास पानी मेरे लिए ज्यादा उपयोगी था, जबकि दूसरे गिलास का पानी मेरे लिए कम उपयोगी है। यानी अंतर है, उपयोगिता का अंतर है। ये जो अंतर है सबके लिए अलग अलग है। हो सकता है वो पानी किसी के लिए कम महत्वपूर्ण हो, किसी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो ये सापेक्ष विचारधारा हुई। सापेक्ष का मतलब हुआ, निरपेक्ष का मतलब हुआ कि सभी के लिए एक है, एक समान है, एक रूप है, इसके न पहले कुछ था, इसके बाद यही जो है वो मान्य है। तो थोड़ा मैं अंतर कर दूं निरपेक्ष और सापेक्ष में। निरपेक्ष का मतलब इसमें कोई अंतर इनके में नहीं है, न इसके पहले अंतर था, न इसके बाद में अंतर है। ये जो है यही परिपूर्ण है, यही अंतिम है,
इसमें अंतर नहीं है। और सापेक्ष का मतलब हुआ कि इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न है, ये अलग अलग इसका महत्व है। तो इन्होंने कहा कि सत्य भी अलग अलग है, अलग अलग सत्य का विवेक की और तर्क की कसौटी पे हर समाज अपना अलग अलग सिद्ध करेगा, हर व्यक्ति अपना अलग अलग सिद्ध करेगा। किसी के ऊपर सत्य और विवेक को थोपा नहीं जा सकता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद इस बात पे बल देता है कि सत्य विवेक की कसौटी पर कसिए, ठीक है, अच्छी चीज है, तर्क की कसौटी पे कसिए, लेकिन जो सत्य है वो उसमें विभिन्नता है और विभिन्नता के साथ साथ उसमें सापेक्षता है। डाइवर्सिटी एंड रिलेटिविटी देयर, डाइवर्सिटी विभिन्नता है और सापेक्षता है, रिलेटिविज्म। तो ये हुई बात कि सत्य सबका अलग अलग है, हर समाज का, हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का, समाज तो छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति के सत्य अपने अपने हैं, किसी का सत्य किसी को थोपा नहीं जा सकता है। वास्तव में इसकी शुरुआत हम देखें तो जैक्स डेरिडा तथा माइकल फोको, जैक्स डेरिडा तथा माइकल फोको के द्वारा हुआ, जैक्स डेरिडा माइकल फोको के द्वारा हुआ 20वीं शताब्दी में। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो इसकी शुरुआत 1781 में एक पुस्तक आई थी, क्रिटिक फॉर प्योर रीजन। ये पुस्तक थी इमैनुएल कांट की, जर्मन लेखक हैं इमैनुएल कांट, इनसे इनकी शुरुआत हुई थी 1781 में। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, KRITIQUEOFPUREREASON, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। कांट ने कहा कि तर्क के आधार पे आप किसी चीज को खंडित कर सकते हैं, मंडित कर सकते हैं, उसका महिमा कर सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। तर्क की कसौटी पे हर चीज कट जाती है। कांट का मानना था कि तर्क की कसौटी पे हर चीज कट जाती है। सबके अपने अपने तर्क हैं, इसी नाते किसी एक सत्य को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। किसी एक के व्यू को, किसी एक की विचारधारा को, किसी एक के चिंतन को, किसी एक के ज्ञान को, किसी एक के निष्कर्ष को, किसी एक के परिणाम को पूरी दुनिया के असर पे थोपा नहीं जा सकता है। तो कि सबका अपना अपना बुद्धि है, अपना अपना विवेक है, अपना अपना चश्मा है। हर व्यक्ति अपना अलग अलग चश्मा लगाया हुआ है, अपनी संस्कृति का, अपनी पहचान का, अपने ज्ञान का, अपनी परिस्थितियों का, अपनी आवश्यकताओं का, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने स्वभाव का। तो सबका देखने का ढंग अलग है, सबके देखने का नजरिया अलग है, सबके देखने का स्वरूप अलग है। और जब वो तर्क करता है तो अपने ढंग से करता है, और तर्क की कसौटी पे हर चीज कट जाती है, हर चीज कट जाती है। वो सिद्ध कर ले जाएगा कि ये सही है। तो किसी चीज का वो मंडित भी कर सकता है, किसी तथ्य को, विचार को वो खंडित भी कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का नजरिया है, हर व्यक्ति का चश्मा अलग अलग है। अब जिसने लाल चश्मा लगा लिया उसको हरी घास भी लाल दिखाई देगी, तो सिद्ध करेगा नहीं लाल है ये। इसने नीला चश्मा लगा लिया उसको हर चीज नीला दिखाई देगा। तो कांट का मानना था कि हर व्यक्ति अपने आप के, अपने ज्ञान और विवेक पर एक चश्मा लगा लिया है और उस चश्मे से पूरी दुनिया को देखना चाहता है। इस नाते सबका सत्य अलग है, सबका व्यू अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबके दृष्टिकोण अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी चिंतनधारा अलग है, सबका सत्य भी अलग है। तो ये वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद के जो नींव पड़ती है वो 1781 में जो पुस्तक आती है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन,
इमैनुअल कांट के जो जर्मन के थिंकर हैं उनसे इसकी नींव पड़ती है। बाद में चल के बर्नार्ड इनिंग बेल ने 1926 में पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेज नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की और इसके विचारकों में जीन फ्रैंको, लियोटार्ड, रिचर्ड टोरटी, बहुत सारे नाम जुड़े, रिचर्ड टोरटी और बहुत सारे नाम आगे जुड़ते हैं। फ्रेडरिक जैसमन, तो बहुत सारे विचारक बाद में इसमें जुड़ते हैं। वास्तव में इसकी जैक्स टेरिडा और माइकल फोको ने इसकी नींव रखी, इसको बहुत मजबूत किया और विचारकों ने, लेकिन सबसे पहली बार इसकी नींव रखा इमैनुअल कांट ने, जो जर्मन थिंकर है 1781 में। तो इनका मानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद किसी भी मूल्य और विचार को सार्वभौमिक और परिस्थितिजन्य मानता है, सार्वभौमिक न मान करके परिस्थितिजन्य मानता है कि हर सत्य, हर विचार परिस्थितियों की देन है, व्यवस्थाओं की देन है, वहां की परिस्थितियां क्या हैं, वो सार्वभौमिक नहीं है। कोई भी विचारधारा, कोई भी सत्य, कोई भी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि वो परिस्थितियों की देन है और परिस्थितियों के अनुसार वो अपने रूप में सामने आती है। इन्होंने विवेक तथा विज्ञान की क्षमता पर भी संदेह किया। विवेक का मतलब, बुद्धि का मतलब कि बुद्धि को तो ये मानते हैं, लेकिन कोई एक निश्चित सिद्धांत बना दिया जाए उसके ये विरोधी हैं। वो हर व्यक्ति की बुद्धि पे विश्वास करते हैं, कहते हैं भाई हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा को लेकर सामने आने का हक है, हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि लेकर सामने आने का हक है। कि कोई एक यूनिवर्सल विचारधारा बना दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से एक विचारधारा के रूप में गैरी अलिसवर्थ के अनुसार, अलिसवर्थ के अनुसार, एक गैरी अलिसवर्थ के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसा नजरिया है जो उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसा नजरिया है जो उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसा नजरिया है जो आधुनिकतावाद की व्यापक सैद्धांतिक व्याख्या, आधुनिकतावाद की सैद्धांतिक व्याख्या के स्थान पर संदेहवाद पर विश्वास व्यक्त करता है। यही संदेहवाद ही आधुनिकतावादी विचारों के उत्तर आधुनिकतावादी विचारों का आधार है। तो जेरी अलिसवर्थ का मानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद
एक ऐसा नजरिया है जो आधुनिकतावाद की सैद्धांतिक व्याख्या के स्थान पर संदेहवाद पर विश्वास व्यक्त करता है। यही संदेहवाद ही उत्तर आधुनिकतावादी विचारों का आधार है। इस तरह से उत्तर आधुनिकतावाद ने सबके सत्य को अलग अलग माना कि सबका सत्य अलग है और परिस्थितियों के अनुसार सबके व्याख्या अलग अलग होते हैं। जो विकास का पश्चिमी मॉडल था, इसे पश्चिम के देशों ने मान लिया था कि ये पूरी दुनिया के लिए मान्य है, इसे नकारा उत्तर आधुनिकतावादियों ने। राजनीति में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि इसका प्रभाव ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर पड़ा, दर्शन पर, चिंतन पर, के संस्कृति, कला, साहित्य, हर तरफ पड़ा। लेकिन राजनीति में इसका विशेष महत्व इस नाते आया कि जो राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा पूरी दुनिया के लिए सार्वभौमिक कर दिया गया था, उसे हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने का इसने महत्व स्थापित किया, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसने बताया कि कोई भी सत्य, कोई भी विचारधारा, कोई भी चिंतन वहां की परिस्थितियों का परिणाम होता है। हर समाज, हर देश, हर व्यवस्था की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तीसरा, जो पश्चिम का मॉडल था, विकास का मॉडल, उसे इस सिद्धांत ने नकारा कि अगर कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा, कोई मॉडल पश्चिम में सफल है, तो पश्चिम में अगर कोई राजनीतिक मॉडल सफल है तो वो मॉडल पूरी दुनिया में सफल होगा, ये ठीक नहीं है। हो सकता है उस पश्चिम के लिए ठीक हो, वहां की परिस्थितियां ऐसी हो, वहां के लोगों की सोच, वहां के मूल्य, वहां की मान्यताएं, वहां की विचारधाराएं ऐसी हो, लेकिन सब जगह के लिए ठीक नहीं है। हर जगह के लिए ऐसी स्थितियां ठीक नहीं है और ये पश्चिम का मॉडल हर जगह सफल नहीं हो सकता है, ऐसा यहां के लोग, ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था। इसने समाज के विशिष्ट समूहों को एक नई दिशा प्रदान की, भिन्न भिन्न समाजों के महत्व को स्थापित किया, दुनिया के तमाम क्षेत्रों के महत्व को स्थापित किया, हर व्यक्ति के बुद्धि और विवेक के गरिमा के महत्व को बढ़ाया और किसी एक विचारधारा के थोपे जाने का विरोध किया। जो समाज के विशिष्ट वर्ग हैं, जो अन्य वर्ग हैं, उनकी महत्ता को स्थापित किया। यह सिद्धांत की बहुत बड़ी विशेषता है। विशिष्ट समूहों की एक नई पहचान पैदा किया। प्रमुख तत्व, प्रमुख विशेषताएं जो हम कह लें उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताएं। उत्तर आधुनिकतावाद के लोगों का मानना है कि सत्य के अपने अपने सत्य हो सकते हैं, विविध पक्ष हो सकते हैं, कोई एक सत्य निश्चित हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बुद्धि हो सकती है। इस नाते किसी एक सत्य को सार्वभौमिक मान लेना गलत है, उसके सत्य के अनेकों पक्ष हो सकते हैं। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी सबके ऊपर थोपी जाए, ये ठीक नहीं है। सबका अपना अपना सत्य, सबकी अपनी अपनी महत्ता, जो मोनोपोली ऑफ पर्सनैलिटी है, इसे समाप्त किया जाए। सबका अपनी अपनी विचारधारा होगी, अपना अपना सत्य होगा। यह सिद्धांत की पहली विशेषता है। दूसरा कि कोई भी सत्य निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। यानी उस सत्य का अलग अलग, सबके हर सत्य का अलग अलग महत्व है, उसमें अंतर है। सत्य में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार सत्य बदलेगा, उसकी स्वरूप बदलेंगे। कोई इसमें सार्वभौमिकता नहीं है। सार्वभौमिकता नहीं, विभिन्नता है। परिस्थितियां भिन्न हैं, विभिन्नता है, सार्वभौमिकता नहीं है। सत्य कोई सार्वभौमिक नहीं है। ये किसी भी वैज्ञानिक सत्य को वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष, सार्वभौमिक नहीं मानते और अपने वैज्ञानिकता के आधार को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहा वो भी हर समाज के अनुसार अलग अलग होता है, उसे भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हर समाज का अपना वैज्ञानिक आधार है, हर समाज का अपना सत्य अलग अलग है। कोई एक आधार सारे लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता।
इन्होंने विज्ञान को, मानव बुद्धि को और विवेक को मानव विकास का आधार नहीं माना। इनका मानना है कि विज्ञान से मनुष्य का विकास का आधार नहीं तय होगा। और अगर रही बात बुद्धि और विवेक की, तो बुद्धि और विवेक तो ठीक है, मैंने बार बार दोहराया है, लेकिन सबका अलग अलग बुद्धि और विवेक होगा। हर व्यक्ति का अपना होगा अलग बुद्धि विवेक, उसका अपना सत्य अलग होगा। विज्ञान ने तो केवल शोषण का काम किया है। विज्ञान की तकनीक ने आज पूरी दुनिया को विनाश के रास्ते पर ला दिया है, ऐसा उत्तर आधुनिकतावाद के लोगों का मानना है। इसने नई नई तकनीक बना करके शोषण को मजबूत किया है, मनुष्य का शोषण बढ़ाया है और हर तरह से मनुष्य को विनाश के रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया है। वास्तव में संभ्रांत वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए है। हर व्यक्ति को अपना विवेक व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी बुद्धि को स्थापित, अपनी बुद्धि को जानने समझने का अधिकार है। कोई किसी के ऊपर बुद्धि और विचारधारा को थोप नहीं सकता है, ऐसा इनका मानना है। हर व्यक्ति को सत्य तक पहुंचने का अपना खुद का अधिकार है। कोई किसी से सहमत हो ना हो, कोई किसी के ऊपर कोई अपनी बौद्धिकता को न थोपे न लादे। यह विचारधारा किसी एक के विवेक के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करती है, एक के बौद्धिकता को स्वीकार नहीं करती है। सत्य परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, सत्य परिवर्तनशील है। कोई सार्वभौमिक समान धारणा नहीं है। मानव प्रकृति का निर्धारण, विकास सब सामाजिक परिस्थितियों की देन है। मानव प्रकृति का निर्धारण, उसका विकास सब कुछ सामाजिक परिस्थितियों की देन है। हर समाज की अपनी अलग अलग परिस्थिति है और अलग अलग परिस्थिति के नाते उसकी व्याख्याएं भी अलग हैं, उसका सत्य भी अलग है। इस नाते कोई मानव स्वभाव का कोई अंतिम और सार्वभौमिक रूप नहीं हो सकता है, वो परिवर्तनशील है, हर समाज का अलग अलग है। इस नाते विकास की कोई सार्वभौमिक व्याख्या नहीं है कि पश्चिम का कोई मॉडल है, बहुत सफल है तो पश्चिम में सफल हो सकता है।